हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो क्लास 12th में के बायोलॉजी में आप लोगों को बताया गया था निगेटिव इंटरेक्शन के बारे में, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें कोई भी जीव जो होता है वो क्या करता है कि दूसरे को हानि पहुंचाता है, भले उसको कोई लाभ हो या ना हो। ठीक है, या लाभ भी होता है तो दूसरे की हानि से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निगेटिव इंटरेक्शन या ऋणात्मक क्रियाएं। ठीक है, तो इसी में आपका पहला आप लोगों ने पढ़ चुका था प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के बारे में जो है पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे विरोधी या एंटागोनिज्म अथवा प्रतिजीविता, या इसको कहते हैं एंटीबायोसिस और एलिलोपैथी के बारे में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि विरोधी या एंटागोनिज्म क्या होता है। ठीक है, इसमें एंटागोनिज्म की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो है बहुत से जीव क्या करते हैं कि कुछ न कुछ क्या करते हैं कि रासायनिक पदार्थों का जो है स्राव करते हैं। जैसे देखिए जटिल, इस प्रक्रिया में जैसे जटिल उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कुछ न कुछ जटिल रासायनिक पदार्थों का स्राव करते हैं, जो क्या होता है वृद्धि रोधक होता है या विषाक्त होता है। ठीक है, और उसके स्राव के द्वारा जो क्या करते हैं कि दूसरे पौधों की वृद्धि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसके रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या हो गया, क्या कही गई बात कि इसमें जो है जटिल उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ जो है रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो विषाक्त होते हैं, और वो क्या करते हैं कि दूसरे पौधों के या दूसरे जीवों को जो है कि आंशिक या पूर्ण रूप से उनकी वृद्धि को रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे पेनिसिलियम और क्लैडोस्पोरियम या स्ट्रेप्टोमाइसिटीज के जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि कुछ रासायनिक पदार्थ को अपने जो है आसपास जहाँ पे वो रहते हैं उनका स्राव करते हैं, और वे क्या करते हैं कि कवक और जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। फिर अगले नंबर पे अगर देखा जाए कि अगर पौधों में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाए, जैसे मान लीजिए कि पौधों में कोई सूक्ष्म जीव जो है प्रवेश कर गया, जैसे कवक या जीवाणु उसमें उसके अंदर प्रवेश कर गया, तो उनके अंदर जो है जिन पदार्थों का उनके अंदर जो है निर्माण होता है उसको कहते हैं फाइटोएलेक्जिन्स। ठीक है, तो पौधों में क्या होता है फाइटोएलेक्जिन्स का निर्माण होता है। यह क्या है, एक जो है लिपिड होता है, ठीक है, वसा होता है, लिपिड का यौगिक होता है, जिसका निर्माण पत्तियों के नष्ट होने पर भी होता है। ठीक है, ये जीवाणु या कवक की भित्ति में उपस्थित जो विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके अणुओं से प्रेरित होकर के इनका निर्माण होता है, जिन्हें हम कहते हैं एलिसिटर्स जिनको कहा जाता है। ठीक है, और ये एलिसिटर्स क्या करते हैं कि उनको नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पौधे जो है अपने जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो है फाइटोएलेक्जिन्स का निर्माण करते हैं, और ये फाइटोएलेक्जिन्स कवकों और जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का काम करता है। आइए अब देखते हैं आगे। ठीक है, एलिलोपैथी। ठीक है, तो इसमें एलिलोपैथी की प्रक्रिया क्या होती है? एलिलोपैथी में कुछ पौधों द्वारा जो है एलर्जिक रसायनों का स्राव होता है जो स्पर्धी पौधों की वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ पौधे क्या करते हैं कि उसका स्राव करते हैं, किसका? एलर्जिक स्राव करते हैं, जो कि एक रासायनिक पदार्थ होता है, वो एंटीबायोटिक होता है, और वो क्या करते हैं जो स्पर्धी पौधों की वृद्धि रोकने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो स्पर्धी पौधे यानी कि जो पौधे हम लोग लगाए हैं और उस पौधों के साथ अनावश्यक खरपतवार जो उग गए हैं, जो उससे कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसी को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसको रोकने का काम करने के लिए जो है कि ये इस प्रकार के जो है कि रासायनिक पदार्थों का स्राव या एलर्जिकल कंडीशन उनके द्वारा उत्पन्न की जाती है। जैसे देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि जो वन समुदाय है, वन समुदाय में कुछ वृक्षों की जड़ें जल में घुलनशील तत्वों को स्रावित करती है।
ठीक है। तो वो जो है जो घुलनशील तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, जो घुलनशील तत्व होते हैं जो उनका स्राव होता है जल में, तो वे क्या करते हैं कि सीडलिंग जो छोटे छोटे जो अभी वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है ग्रोथ की सीड के अंदर, उनको रोकने का काम करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार यह शाक झाड़ी और वृक्षों जो है उनके साथ पौधों के साथ उगाते हैं, उनको भी रोकने का काम इनके द्वारा किया जाता है एलर्जिकल कंडीशन को जो है दे करके। ठीक है। तो इसके बाद इसमें देखिए, अगर अखरोट के समीप अगर टमाटर और अल्फा ये जो है लगा दिया जाता है, ठीक है, तो अगर इसके समीप हैं टमाटर के पास, अगर अखरोट जो है अखरोट के पास अगर ये टमाटर और अल्फा अगर लगा दिया जाता है, तो अल्फा जो अखरोट होता है उसके अंदर विल्टिंग की प्रक्रिया, यानी कि वो मुरझा जाता है। ठीक है। अगर संयोगवश अगर मान लीजिए कि इनकी जड़ें जो है अखरोट की जड़ों के संपर्क में आ जाए, तो वो पौधा क्या हो जाता है, वो पौधे मर जाते हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल इसके हो गए। अब आइए हम अगला इसमें नंबर देखते हैं। इसमें कहते हैं परजीविता। परजीविता क्या होती है, यानी कि दूसरों के ऊपर जीवन जीना कह सकते हैं। वे जीव जो क्या करते हैं, दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं। यानी पोषण जिससे प्राप्त करेंगे उसका क्या नाम होगा, जैसे मान लीजिए कि जिससे वो पोषण प्राप्त करते हैं उनको होस्ट कहा जाता है या पोषक कहा जाता है, और उन्हीं के ऊपर जो उनके द्वारा खाद्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं या निर्मित किए जाते हैं, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला विकल्पी, जिसे फैकल्टेटिव कहा जाता है। ठीक है। जो विकल्पी होते हैं यानी कि इनके पास विकल्प होता है। ठीक है। विकल्प मतलब कि अगर ये किसी चीज़ पर आश्रित हैं तो उसके बाद भी वो क्या कर सकते हैं, दूसरे चीज़ पर आश्रित हो सकते हैं। जैसे ये शुरू में तो मुख्यतः ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां उनके विपरीत हो जाएं यानी प्रतिकूल हो जाएं, तो उन परिस्थितियों में भी ये जो है परजीवी बने रहते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। अगर इसी के बाद दूसरा देखें विकल्पी के बाद, जिसका मतलब है कि इसके पास कोई विकल्प ना हो। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसी पोषक से अपना वो भोजन प्राप्त करते हो, यानी पोषक के खत्म होने पर उनकी मृत्यु हो जाए। इसमें जो है पोषक के परजीवी होते हैं, यानी कि जिससे वो ग्रहण करते हैं भोजन, उसी के ऊपर जो है आधारित होते हैं, दूसरे के ऊपर नहीं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कसकुटा जो होता है ये पूर्ण तना परजीवी होता है, यानी कि कसकुटा जो है तने के ऊपर जो है पूर्ण पैरासाइटिज्म को दिखाता है, यानी कि इससे जो भी भोजन प्राप्त करना होता है उसी से प्राप्त करता है, दूसरे से नहीं। यहाँ विस्कम लोरेंथस भी है, ये आंशिक तना परजीवी है, आंशिक तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी है। रेफ्लेसिया ओरोबैंकी ये पूर्ण जड़ परजीवी है, यानी जड़ के ऊपर जो है ये पैरासिटिज्म दिखाते हैं, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सेंटेलम एल्बम जो है आंशिक जड़ परजीवी है, यानी कि ये जो है आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा में उससे जो है पोषण प्राप्त करता है, लेकिन पैरासाइट होता है। अब देखिए आते हैं अगला टॉपिक, इसी में आपका दिया गया है परात परजीवी या हाइपर पैरासाइट किसे कहते हैं। हाइपर पैरासाइट जो होते हैं वो परजीवियों के ऊपर परजीवी होते हैं। ठीक है। इस प्रकार की परजीविता को पैरासिटिज्म कहा जाता है। ठीक है। हाइपर पैरासिटिज्म कहा जाता है। ठीक है। ये परजीवी क्या करते हैं कि ये परजीवियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है। और इनका उपयोग जीवों के ऊपर जो है किया जाता है, और ये क्या करते हैं कि उनको जीवों के नियंत्रण में एक तरीके से किया जाता है हाइपर पैरासाइट, ताकि उस पैरासाइट को ये मारने का काम करते हैं और उस पैरासाइट को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं वहाँ से। ठीक है। अगला टॉपिक इसमें लास्ट है आपका चौथा, एमेंसिलिज्म। ठीक है। एमेंसिलिज्म की जो प्रक्रिया होती है ये इसमें भी कुछ हद तक विरोध दर्शाया जाता है या एंटागोनिज्म से भी संबंधित है। ठीक है। जहां वातावरण में एक जीव कुछ रासायनिक पदार्थों के स्राव द्वारा क्या करता है, दूसरे जीव को रोकता है। जैसे आप देखते हैं गेंदा जो है कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव करता है, जैसे सूक्ष्म कृमियों और मिट्टी के अंदर सूक्ष्म कृमियों, और कृमियों को वो क्या कर देता है, उनकी वृद्धि को रोकने का काम करता है। कौन? गेंदा। ठीक है। तो एमेंसिलिज्म भी जो है क्या है, एंटागोनिज्म से ही संबंधित है।
और उसमें गेंदा जो है उसका एग्जाम्पल है, जो क्या करता है, मृदा के अंदर उपस्थित सूक्ष्म कृमियों और कृमियों को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो है आज के वीडियो में जो है आप लोगों को निगेटिव इंटरेक्शन के बारे में बता दिया गया है। अब इसके बाद एक टॉपिक इसमें आपका बच रहा है प्रीडेशन या परभक्षण, उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।